आप इन देशों को याद कर सकते हैं। याद कैसे करेंगे? इनके पहले शब्दों को एक तरफ से लिख लीजिए एक जगह पे, आप उनको बार बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएंगे। जैसे अ, जा, नी, ली, मा, मौ, मो, ना, सूट, प। इस तरीके से लिख के इसको बार बार लिख करके याद किया जा सकता है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है एक टर्म है उत्थित पठार। उत्थित पठार का तात्पर्य इससे होता है उठा हुआ भाग, उठा हुआ पठार का भाग। ये चट्टानी सतहें हैं कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। तो ऊंची नीची चट्टानी सतहें हैं। ये इसमें दृश्य एक बना हुआ है सहारा रेगिस्तान का। अब देखिए यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का चित्र बना हुआ है, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों को दिखाया गया है और सहारा मरुस्थल को भी दिखाया गया है। और सहारा मरुस्थल में कौन कौन से देश पाए जाते हैं उनको भी दिखाया गया है। तो अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको दिखता है कि पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चैड, नाइजर, माली, मॉरिशनिया, और इसके साथ दो और अलग देश दिख रहे हैं, इरिट्रिया और सोमाली गणराज्य। ये सभी जो देश हैं ये सभी सहारा मरुस्थल के भाग हैं एक तरीके से, या इनका भाग सहारा मरुस्थल है। और आप देख सकते हैं कि सहारा मरुस्थल के पूरब के हिस्से में लाल सागर है, उत्तर के हिस्से में भूमध्य सागर है तथा पश्चिम के हिस्से में अटलांटिक महासागर है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। तो ये जो बात कही जा रही है ये हज़ारों साल, लाखों साल या बहुत पहले की बात कही जा रही है कि ऐसा कभी सहारा मरुस्थल हुआ करता था जब यहाँ पर जीवन यापन की अनुकूल दशाएँ पाई जाती थी। और एक चीज़ आप देख सकते हैं इसमें अफ्रीका महाद्वीप से ही, कि अफ्रीका महाद्वीप से देखिए यहाँ पे कर्क रेखा पार कर रही है, यहाँ मकर रेखा पार कर रही है, और यहाँ पे 0 डिग्री से भूमध्य रेखा भी पार कर रही है। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं तीनों जो कि हमारे अक्षांश रेखाएं हैं, जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं वो पास करती हैं। और एक चीज़ और इस मैप में ख़ास बात है, कर्क रेखा जो कि है यहाँ पे, तो कर्क रेखा जो है वो पार कर रही है यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से देश कर्क रेखा पर स्थित हैं, जैसे पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान। अब इनमें से सूडान जो है ये कर्क रेखा पर पूर्णतः स्थित नहीं है, ठीक है। अब ऊपर के देशों में देखिए, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, ये चारों देश इसमें स्थित हैं, ठीक है। एक ऊपर देश यहाँ पे बना हुआ जो कि कर्क रेखा में नहीं है, यहाँ पे एक देश बना है मोरक्को का, यहाँ पे वो बना हुआ है, लिखा नहीं हुआ मोरक्को। तो अब इसमें क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि जैसे कि कौन सा सहारा मरुस्थल का ऐसा देश है जो कि कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, तो उसमें हो जाएगा सूडान। अब दो देश और हैं, एक है इरिट्रिया, एक है सोमाली गणराज्य। इरिट्रिया सोमाली गणराज्य जो है वो कुछ इस तरीके से एक संरचना स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है जो कि इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, ठीक। तो इसमें 4 देश आते हैं, तो आपका इरिट्रिया आ जाता है, सोमालिया आ जाता है, यहाँ पे डिजिबूटी है, ठीक है, और इथोपिया, एक इथोपिया हाईलैंड आता है यहाँ पे। तो ये 4 देश इसमें आ जाते हैं। लेकिन इन 4 जो सूडान 4 देश हैं जो कि हॉर्न कंट्रीज़ बोली जाती हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ बोली जाती हैं, तो इसमें जो 2 देश हैं इरिट्रिया और सोमालिया, ये दोनों सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आती हैं और बाकी नहीं आती हैं।
तो ये रहा हमारा चारा मरुस्थल वाला हिस्सा। इसके बाद आते हैं सहारा की जलवायु देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, यानी कम समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। और जब जलवायु अत्यधिक गर्म है, शुष्क है, वर्षा भी कम होती है, तो वाष्पीकरण कम होता होगा। अब वाष्पीकरण कम होता है तो बादल कम बनते हैं, तो इसलिए आकाश जो है वो बादल रहित होता है और निर्मल होता है, निष्पक्ष आसमान होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है क्योंकि तापमान अधिक होता है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इसमें एक चीज़ है कि रेत और नग्न चट्टानें जो अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, ताप का विकिरण अधिक होता है, तो सब कुछ आसपास गर्म हो जाता है। इसके बाद भी रातें अत्यधिक ठंडी क्यों होती हैं? तो इसके लिए यह है कि जो जो सतह एक आप वहाँ से पढ़ते हैं कि जो सतह जितना तेज़ी के साथ ऊष्मा का अवशोषण करती है, उतनी तेज़ी के साथ ऊष्मा का वो क्या करती है, वो विकिरण भी करती है। तो अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरणक होते हैं, विकिरणकारी होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है कि जो पठारी भूमि है, वो पठारी भूमि दिन के समय तक होते होते तो अत्यधिक तेज़ी के साथ जो ऊष्मा आती है उसका परावर्तन करती है, और उसी परावर्तन के कारण रात में ऊष्मा नहीं आती है, बिल्कुल नहीं बचती है, तो तापमान भी इनका तेज़ी से गिर जाता है। सहारा के अल अजीज़िया क्षेत्र में, यहाँ पे एक क्षेत्र का नाम दिया है अल अजीज़िया, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वनस्पति एवं प्राणीजात। अब सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान जैसे खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप पाए जाते हैं। अब इसे हरित द्वीप बोला गया यहाँ पे। तो हरित द्वीप में क्या कहानी है कि अब जैसे ये रेगिस्तान हो गया आपका, तो रेगिस्तान में चारों तरफ क्या है कि पानी की कमी है, पानी नहीं है, और वर्षा कम होती है और तापमान अधिक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जल पाया जाता है, वहाँ कुछ हरे भरे घासें वगैरह उगाती हैं और कुछ पेड़ भी उगाते हैं, जैसे खजूर, कैक्टस, एकेशिया इत्यादि के। आपको पता होगा कैक्टस की जो पेड़ होते हैं, नागफनियाँ होती हैं, नागफनियों के तने में पानी इकट्ठा होता हुआ रहता है। इनका तना जो होता है वो मोटा मांसल होता है, इनमें कांटे पाए जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र बना है इसके अंदर, यहाँ पे पानी है, यहाँ पर एक तरीके से रेगिस्तान में जीवन है, तो इसीलिए इसको हरित द्वीप का नाम दिया है, और दूर से देखने में हरा भरा भी दिखाई देता है। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। अब जो चरम परिस्थितियों में जीवित रह सकें ऐसे ही जीव जंतु रेगिस्तान में पाए जाएंगे। तो अपने भारत के भी जो रेगिस्तान हमारे यहाँ पर थार का रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में है, तो उस राजस्थान के जो थार का रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में भी इसी यही प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे या पाए जाते ही हैं। जो लोग वहाँ के होंगे वो लोग इसके विषय में जानते होंगे। ऊँट को जो कि रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। लकड़बग्घा, सियार वो एक जैसे जानवर हैं, लोमड़ी, बिच्छू, सांप जो कि सरीसृप प्रजातियां हैं, रेतीली भूमि में पाई जाती हैं।
ये मर उद्यान का चित्र दिखाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे हरी भरी घासें दिख रही हैं, यहाँ खजूर के पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे ज़मीन के अंदर पानी भी बह जाएगा। इन मर उद्यानों से वैज्ञानिकों को कुछ मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, तो इससे यह समझ में आता है कि यहाँ पे जीवन संभव है। अब लोग, सहारा मरुस्थल के लोग कैसे हैं? सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। जलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बाल का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र भी पहनते हैं। तो भारी वस्त्र में आप देखे होंगे कि जैसे अरब प्रायद्वीप के लोग जो हैं उनको दिखाया जाता है तो बहुत एक बड़ा सा चोंगा जैसा कुछ पहनते हैं। तो उसी तरीके से रेगिस्तान में धूल से बचने के लिए ये लोग मोटे बड़े वस्त्र पहना करते हैं। और ठंडे प्रदेशों जैसे लद्दाख के क्षेत्रों में वो पश्मीना बकरी की ऊन से बनी हुई शॉल वगैरह भी पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो मिस्र में जो कपास उगाई जाती है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो आपको पता है कि जीवाश्म ईंधनों में कच्चा तेल एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जिसका प्रयोग परिवहन और अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है, क्योंकि कच्चे तेल क्रूड ऑयल से ही पैराफिन, मोम और विभिन्न अन्य प्रकार के कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने की सामग्री प्राप्त होती है। इसलिए इनका आधुनिक विश्व में बहुत योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण इनको माना जाता है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। यहाँ आज मस्जिदों से ऊंचे ऊंचे कांच के खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। यानी कि लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ था, पीछे आपने पढ़ा मरुद्यान, उस मरुद्यान टर्म को यहाँ पे क्लियर किया गया है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। गर्त यानी गड्ढा, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, तो गड्ढा इतना गहरा हो जाता है कि भूमिगत जल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आने लगता है, वहाँ मरुद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
अब आपने मोरक्को देश को देखा, मोरक्को का नाम आपके मैप में नहीं दिया गया है, परंतु पश्चिमी जो सहारा है और इधर से दूसरी तरफ से अल्जीरिया है, इन दोनों के बीच में एक देश यहाँ पर है, उसका नाम है मोरक्को। यहाँ पे ये वाले हिस्से में, ये जो हिस्सा यहाँ पर बना हुआ है, तो मोरक्को में टैफिलालेट नाम का मरुद्यान पाया जाता है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम लोग आते हैं ठंडा रेगिस्तान की तरफ, और ये ठंडा रेगिस्तान हमारे देश में है, लद्दाख में। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखट यानी गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रैंगी हिमानी। और लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, कम होता है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य तप अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक ही साथ एक समय में उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। अब इसमें कई टर्म दिए गए हैं जिनको समझना जरूरी है। जो सबसे पहले तो ऊपर दिया था काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ, तो आपको इसमें पता होगा कि जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी है तो उसके नीचे आपकी कौन सी पर्वत श्रेणी आएगी, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी आएगी, और उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी आएगी, और उसके बाद शिवालिक पर्वत श्रेणी आएंगी। इस तरीके से ये हिमालय के भाग विस्तृत हैं, जिसमें बृहद हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। बाकी मध्य हिमालय और इसके बाद अंतिम आता है शिवालिक हिमालय, जो कि हिमालय का नवीन भाग है। यहाँ पे एक नदी की चर्चा की गई, सिंधु नदी, और ये नदियाँ जो है महाखड्ड बनाती है। महाखड्ड का मतलब होता है कि वो जहाँ गिरती हैं वहाँ पे गहरी गहरी घाटियाँ बना देती हैं, यानी कि एक तरीके से झरने बनाती हैं। गंगा नदी भी महाखड्ड का निर्माण करती है, परंतु गंगा के विषय में इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें सिंधु के विषय में पढ़ना है। लद्दाख में अनेक हिमानी हैं, जैसे ग्रैंगी हिमानी, तो ग्रैंगी हिमानी लद्दाख में स्थित है। हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। यहाँ लद्दाख के विषय में बताया है कि लद्दाख क्या है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से काराकोरम में 8,000 मीटर से अधिक पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि लद्दाख के ही क्षेत्र से आगे की तरफ बढ़ने पर तिब्बत के पठार स्थित हैं, जो कि हिमालय पर्वत के तलहटी के क्षेत्र से विस्तार उनका चीन की तरफ होता है, जो कि पूर्वी भाग में विस्तार करते हैं। और तिब्बत के जो पठार हैं उनकी भी औसत ऊंचाई जो है वो 2,500 मीटर है और अधिकतम ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि जो लद्दाख का पर्वत है ये 3,000 मीटर से लेकर के 8,000 मीटर से अधिक ऊंचा है, यानी कि ये तिब्बत के पठार से अधिक ऊंचा है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान गिरता है, इसलिए यहाँ पे ठंडी जलवायु पाई जाती है। एक टर्म यहाँ है वृष्टि छाया क्षेत्र में लद्दाख का पड़ना।
वृष्टि छाया क्षेत्र का तात्पर्य इससे होता है कि यदि किसी जैसे इसमें इसमें टर्म में समझने का यह है कि यदि कोई ये पर्वतीय भाग है और अगर दूसरी वृष्टि छाया क्षेत्र की ये वाला हिस्सा हमारा लद्दाख का हिस्सा है, ये हिमालय पर्वत का बृहद भाग है। तो अब जो जलवायु पवनें हैं या वर्षा पवनें हैं वो इधर से बारिश लेके आई और वो बारिश लेकर के आई और यहाँ पे इस भाग से टकरा करके बारिश इधर ही हो गई। इधर बारिश, इस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई जो कि आगे लद्दाख का हिस्सा है। तो जब इस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई तो इसी क्षेत्र को हम लोग कह देते हैं ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। यानी कि जो वर्षा पवनें होती हैं वो पर्वतों के अवरोध के कारण पर्वत के दूसरे क्षेत्र में स्थित भाग में वर्षा नहीं करा पाती हैं, इसलिए उस क्षेत्र को हम लोग क्या कह देते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कह देते हैं। तो लद्दाख जो वृष्टि छाया क्षेत्र है इसमें लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक की वर्षा होती है। अब यहाँ पे तो मैप दिया है भारत का, इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भाग को दिखाया गया है। उत्तर में चीन है, पूर्व में भी हमारे चीन है, पश्चिम में पाकिस्तान है। यहाँ गिलगिट वाला हिस्सा है, यहाँ से अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा भाग लगता है, मैप में नहीं दिखाया गया है। यहाँ बाहर से चीन की तरफ से तिब्बत से आती हुई नदी सिंधु को दिखाया गया है जो कि लद्दाख के अंदर से ही पास करती है। सिंधु की सहायक नदियाँ, यहाँ पर श्योक नदी दिखाई गई है। ये लद्दाख श्रेणी है और कुछ दर्रे दिखाएंगे जैसे बारालाचा दर्रा, रोहतांग पास, जोजिला पास। तो अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की तरफ में तो जोजिला, फिर बारालाचा, फिर रोहतांग, 3 दर्रे स्थित हैं। उष्माघात और तुषार उपघात, यहाँ पे एक 2 टर्म और है, उष्माघात का टर्म और एक तुषार उपघात। तो वो एक उष्माघात का मतलब है कि अधिक तापमान का पड़ जाना और मतलब पैर शून्य पड़ जाता है, तो इसे बोलते हैं तुषार उपघात, यानी कि ठंड लग जाना इस तरीके से। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घासों में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं जिसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबेन एवं होप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विभिन्न प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो पक्षियों के नाम दिए गए इनका नाम याद कर लेना ज़रूरी है। रॉबिन, रेस्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबेन एवं होप। सरपत एवं पॉपुलर के पेड़ पाए जाते हैं और ये जो पक्षी, इसमें से कुछ पक्षी जो प्रवासी पक्षी हैं, तो इसमें से रॉबिन, रेस्टार्ट, रेबेन वगैरह प्रवासी पक्षी हैं। अब सामान्य रूप से ये पूछा जा सकता है कि लद्दाख के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से पक्षी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का व अत्यधिक गर्म होता है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि शाहतूश क्या होता है। तो शाहतूश एक प्रकार से ऊन होता है। जैसे पश्मीना बकरी जो होती है उसके ऊन से शाल बनती है और वो शॉल बहुत ही महंगी बिकती है। लोग
अभी हम लोगों ने सहारा मरुस्थल के लोगों को देखा था, अब हम लोग लद्दाख मरुस्थल के लोगों को देखेंगे और इनके जीवन और उनके जीवन में काफ़ी अंतर है। सहारा मरुस्थल गर्म मरुस्थल है और लद्दाख का मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, से एवं लामायुरु। इसमें बौद्ध मठ याद कर लेना जरूरी है, हेमिस, थिक्से, से और लामायुरु को। और गोम्पा मंदिर की जैसी एक संरचना होती है जिसमें बौद्ध जन अपनी धार्मिक रीति रिवाजों को पालन करने के लिए उसमें जाते हैं और अपने इष्ट देव से उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अधिकांश लोगों को मुसलमान और बौद्ध बताने का तात्पर्य मतलब इससे है कि इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक बौद्ध और मुसलमान ही पाए जाते हैं। जैसे चीन के क्षेत्र हैं, लद्दाख के क्षेत्र हैं, और फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, ये सब क्षेत्र लेकर के सऊदी अरेबिया का क्षेत्र, यूएई का क्षेत्र, बहरीन, कुवैत, कतर, ये सब जो क्षेत्र हैं इन सब में अधिक से अधिक मुस्लिम धर्म पाया जाता है। अब पूरब की तरफ आप बढ़ें तो भारत के लद्दाख से लेकर के चीन की तरफ जाने पर बौद्ध धर्म का विस्तार है। और दक्षिण में भी जाएं तो थाईलैंड वगैरह, कंबोडिया, इन सब देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार अधिक है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर में एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो आप मैप में देख करके और दर्रों के विषय में बता सकते हैं। इनके अलावा आप अन्य भी मैप देख सकते हैं जिसमें भारत का विस्तार से सभी दर्रों के विषय में बताया गया होगा। तो यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो अभी ने देखा भी था कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जोजिला, बारालाचा और रोहतांग पास 3 प्रमुख दर्रे दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए देहरा गोम पास, ये भी एक दर्रा ही है और जगह भी है। ये थिक से मठ को बना करके दिखाया गया है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक का आकर्षण है। तो ये पर्यटन तो लद्दाख के प्रमुख एक तरीके से समझिए वहाँ के लोगों का एक व्यवसाय के जैसा है। उनका जीवन यापन उससे निर्भर करता है। परंतु विगत वर्षों में लद्दाख में पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब पर्यटन के साथ साथ वहाँ पर प्रदूषण भी तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि जो पर्यटक जाते हैं तो वो प्रदूषण मानकों का ध्यान नहीं रखते तो प्रदूषण बढ़ता है और इसकी वजह से वहाँ पर प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ा है। इससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कह सकते हैं कि बढ़ रहा है और जगह जगह पर कचरे इकट्ठे हो रहे हैं और इन सब की वजह से एक तरीके से भूतापन बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो आने वाले समय में पर्यटन गतिविधियों को नियंत्रित रूप से संचालित करने की आवश्यकता है, जिससे कि लद्दाख के लोगों के जीवन यापन की दशाओं में सुधार किया जा सके और उन्हें किसी प्रकार से प्रभावित न होने दिया जाए। आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है।
लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण से आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययिता से इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो लद्दाख के लोगों के जीवन के विषय में वो अपने जीवन को किस प्रकार से इन कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे से बनाए रखते हैं। यहाँ पे एक बताया गया है कि क्या आप जानते हैं में कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। वो कौन से 4 दर्रे हैं? तो रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुनगालाचा ला एवं टंगलंग ला। इनको याद करना ज़रूरी है। तो रोहतांग, बारालाचा, लुनगालाचा, टंगलंग ला। ला जो शब्द है वो तो दर्रों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, और जो शेष शब्द होता है वो जगह के स्थान या फिर विशेष प्रकार से प्राकृतिक दशाओं के कारण ऐसे नाम दिए जाते हैं। यहाँ बारालाचा ला दर्रे को दिखाया गया है। पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाख की महिलाओं को दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया और ये अभ्यास प्रश्न है इसमें। तो देखिए, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो मैं देखा विश्व में 2 जो प्रमुख रेगिस्तान, एक ठंडे रेगिस्तान, एक गर्म रेगिस्तान। ठंडे रेगिस्तान में लद्दाख में स्थित रेगिस्तान भारत का अपना, और गर्म रेगिस्तान में थार का मरुस्थल, थार का रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में जो कि स्थित है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। 11 देशों में फैला है। अब 11 देशों के नाम पीछे बताया गया है। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या हैं? लद्दाख रेगिस्तान में ठंडी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि ये रेगिस्तान ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसकी जलवायु दशाएं ठंडी होती हैं। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? तो पर्यटक के लिए पर्यटन, और पर्यटन में क्या? गोम्पा और विभिन्न प्रकार के दर्रे, लद्दाख के पारंपरिक त्यौहार, बौद्ध मठ, ये सब प्रमुख स्थितियाँ हैं जो कि लद्दाख में पर्यटनों का लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराती हैं। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो सहारा रेगिस्तान के लोग रेत, धूल, मिट्टी से बचने के लिए लंबे वस्त्र पहनते हैं, और सर को धूल से बचाने के लिए सर पे एक पगड़ी की जैसी संरचना पहनते हैं वो, ताकि उनमें धूल मिट्टी न जाए। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। और लद्दाख में कौन से पेड़ उगते हैं? तो लद्दाख में यहाँ पेड़ दिया है, सरपत, पॉपुलर, इनके पेड़ों को दिखाया गया है। छोटी छोटी झाड़ियाँ वगैरह। तो ऐसा नहीं, गर्म रेगिस्तान हो चाहे ठंडा रेगिस्तान हो, जल की कमी दोनों जगहों पर है, बस जलवायु परिस्थितियों में अंतर है। कहीं पर जो जलवायु परिस्थितियाँ अत्यधिक गर्म और चरम है, तो कहीं पर जलवायु परिस्थितियाँ जो है वो अत्यधिक ठंडी और चरम है। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल को अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर और पश्चिम भाग में सहारा मरुस्थल स्थित है, एक तरीके से उत्तरी भाग में स्थित है, क्योंकि अधिक से अधिक भाग इसका उत्तर में है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कैसे हैं? तो अधिकांश निवासी यहाँ के बौद्ध एवं मुसलमान हैं। रेगिस्तान की विशेषता क्या है? तो अत्यधिक वर्षण होता है क्या? नहीं होता है ना। विरल वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, विरल वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, परंतु इनसे भी अधिक विशेषता क्या है? अल्प जल वाष्पण होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जल अधिक पाया ही नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर अल्प जल वाष्पण
होता है, मतलब कम जल जो है वाष्पित होता है, क्योंकि वर्षा जल तो पाया ही नहीं देता। लद्दाख के रेगिस्तान में 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्रतिवर्ष होती है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। तो हेमिस किसके लिए प्रसिद्ध है? हेमिस एक बौद्ध मठ है। इसके अलावा अन्य भी बौद्ध मठ हैं, उनके नाम याद कर सकते हैं। मिस्र निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो मिस्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। यहाँ दिया है, स्तंभों को मिला के जोड़े बनाने हैं। तो इसे मर उद्यान, मर उद्यान के बारे में आपने पढ़ा कि हवा जो होती है वो रेगिस्तान की रेत को उड़ा करके बहुत दूर ले जाती है, वहाँ पे गहरे गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों का संबंध भूमिगत जल से हो जाता है, जिसके जल बाहर आने लगता है और जलवायु परिस्थितियाँ धीरे धीरे जीवन के अनुकूल हो जाती हैं, तो वहाँ पर लोग बसने लगते हैं और खजूर और के पेड़, खजूर के पेड़ और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, वो फसलें भी उगाते हैं आसपास में। और इसमें अपने एक चीज़ और देखा था, टैफलिएट नाम का मर उद्यान देखा था, जो कि मोरक्को में पाया जाता है। तो मर उद्यान को हम लोग किससे मैच कर देंगे? तो मर उद्यान को हम लोग मैच कर देंगे सहारा के साथ। बेदुइन क्या है? तो बेदुइन एक जाति है। तो बेदुइन एक क्या है? जनजाति है, जो कहाँ पाई जाती है? वो भी सहारा रेगिस्तान में पाई जाती है। बेदुइन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सहारा रेगिस्तान में बेदुइन जनजाति भी पाई जाती है। तेल, तो अफ्रीका के कुछ देशों में तेल की बात की गई थी, तो उसमें एक शामिल देश था लीबिया। तो लीबिया में तेल पाया जाता है। ग्रेंगी क्या था? ग्रेंगी हिमालय में पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा हिमानी है, यानी हिमनद है। लामायुरु क्या है? तो लामायुरु एक बौद्ध मठ है। अब इसमें दो चीज़ें, सहारा रेगिस्तान के साथ कुछ नहीं मिला, जल के साथ गर्त। तो जल के साथ गर्त में आप मिला सकते हैं, जैसे मर उद्यान। तो मर उद्यान जो है वो जल के साथ गर्त बनता है। मर उद्यान रेगिस्तान में भी पाया जाता है, जिसे हरित द्वीप भी कहा जाता है। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है, क्योंकि जलवायु दशाएं चरम होती हैं, और जलवायु दशाएं चरम होने के कारण वनस्पतियां जो पाई जाती हैं वो बहुत कम होती हैं, कम मात्रा में होती हैं। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ पर धूल की तेज आंधियाँ चलती हैं और दिन का तापमान अत्यधिक गर्म और रात का तापमान अत्यधिक ठंडा होता है। तो दिन में तो वो भारी वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि धूल और मिट्टी से बचे रहें, और रात में भारी कपड़े या पूरे पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि उनको ठंड न लगे। अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान एवं इसके आसपास किन्हीं 4 देशों को चिन्हित कीजिए। अफ्रीका के मानचित्र पर सबसे पहले तो आप अफ्रीका का मानचित्र बनाएं, उन्हें सहारा रेगिस्तान दिखाएं, कर्क रेखा को दिखाएं, उसके आसपास के देशों को दिखाएं और उन देशों को भी दिखाएं जो कर्क रेखा जहाँ से नहीं जाती है और वो सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं। आप उसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देशों को दिखा सकते हैं और उनमें आप देख सकते हैं कि कौन से देश ऐसे हैं जो कि सहारा रेगिस्तान में आते हैं, कौन से ऐसे हैं जो सहारा रेगिस्तान में नहीं आते। भारत के रूपरेखा मानचित्र पर काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख और जोजिला दर्रों को चिन्हित करें। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो काराकोरम और जास्कर जो कि बृहद हिमालय के भाग हैं, इनके बाद आता है लद्दाख, और लद्दाख के ही पास में है, नीचे आता है जोजिला दर्रा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पार करता है। अब इनको भारत के मैप पे दिखा सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि भारत में भी गर्म रेगिस्तान पाया जाता है। तो कौन सा गर्म रेगिस्तान भारत में पाया जाता है? तो भारत में थार का रेगिस्तान जो कि वो गर्म रेगिस्तान पाया जाता है। यहाँ से आप देखें तो ये यहाँ पे ये फैला हुआ हिस्सा है। तो मैप में देखेंगे तो आपको गुजरात,
राजस्थान और यहाँ पे गुजरात राजस्थान का हिस्सा है, जहाँ पे विशेष रूप से सहारा का रेगिस्तान फैला। ऊपर की तरफ जाएंगे तो हरियाणा का भी कुछ हिस्सा तो नहीं है, परंतु रेगिस्तान का विस्तार हरियाणा की तरफ हो रहा है। ऊपर में पंजाब है उत्तर की तरफ, और इसके पूरब में मध्य प्रदेश है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया।